तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री की रायपुर में होने वाली सभा ऐतिहासिक होगी और इसमें प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे। आम जनता प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहती है और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आकर्षण है देश में, वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दिख रहा है। कल इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के हमारे पॉपुलर नेता, वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। पूरे 90 विधानसभा से लोग यहाँ पर आएंगे और आकर के इस विजय संकल्प रैली में भाग लेंगे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और आने के बाद में और उत्साह में वृद्धि होगी। 23 का चुनाव हमारे सामने में है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बहुत अहमियत रहेगी इस सभा का और कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे। निश्चित रूप से सरकार बनेगी, कार्यकर्ताओं ने ये ठान लिया है। ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी के स्वागत के लिए और जनता को लाने के लिए पूरी ताकत से जुटा हुआ है और जनता में भी उत्साह है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने 4.5 साल में प्रधानमंत्री जी को नहीं बुलाया। अब प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा के लिए आ रहे हैं और लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं और इसलिए मोदी जी को यहाँ का जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है और हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आगाज कर रहे हैं और ये आगाज परिणाम में परिवर्तित होगा और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और 2018 के बाद ये उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ तैयारी में जो है वो जुट गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे। तस्वीरें हम आपसे साझा करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जो है पूरी हो गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवान जो है यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आम सभा को 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो सुनेंगे और इसके साथ ही लगातार बीजेपी नेताओं का निरीक्षण के लिए साइंस कॉलेज मैदान में आने का जो दौर है वो जारी है। बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उनके तैयारियों को जो है अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो पीएम मोदी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री यहां 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये 6 लेन रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ सेक्शन का हिस्सा है। ये हाईवे सफर को तो आसान बनाएगा ही, वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के पीएम मोदी के विजन का भी इसमें ध्यान रखा गया है। इन हाईवे परियोजनाओं में 2.8 किलोमीटर का टनल बनाया गया है, जिसमें 27 एनिमल पास और 17 मंकी कैनपी बनाए गए। उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में वन्य जीवों के सुरक्षित मूवमेंट के लिए ये पहल की गई है। ऐसी ही और भी कई परियोजनाएं हैं जिनमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर टनल बनाए गए हैं। तो चलिए, क्या कुछ तैयारियां हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर, वो हम जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, काफी लंबे समय के बाद पीएम मोदी कल रायपुर पहुंचेंगे। चुनावी लिहाज से बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण दौरा है उनका, लेकिन कई परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं कल। देखिए सुबह 4.5 वर्षों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और एक तरफ तो आम जनता को सौगात देंगे 7,000 करोड़ की, तो दूसरी ओर जो 2023 विधानसभा चुनाव है उसके शंखनाद भी यहां से होगा। अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर के तमाम पदाधिकारी, आला नेता सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित करेंगे और उन्हें रिचार्ज करेंगे। चूंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना
हैं, तो ऐसे में यही जो ऊर्जा का संचार उसे लेकर के आम जनता, आम मतदाताओं के बीच जो बीजेपी है वो जाएंगे। और सबसे अलग बात यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 8 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था उनकी रहेगी। जब स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री 10:10 पर उतरेंगे, उसके बाद विशेष जो हेलीकॉप्टर से वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान तमाम सुरक्षा व्यवस्था रहेंगी। 1600 से अधिक जो जवान हैं सभा स्थल पर तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ 200 जवान एयरपोर्ट पर तैनात उनको किया गया है। और पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री का एक महती सभा है वो होगा। उससे पहले शासकीय जो कार्यक्रम है, जो योजनाओं का जो शिलान्यास है, लोकार्पण है, वो करेंगे, सौगात देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी जो आम सभा है उसे संबोधित करेंगे। बीजेपी 1 से 1.5 लाख लोगों को, कार्यकर्ताओं को लाने की तैयारी में लगातार जुटे हुए, और तमाम जो तैयारियां हैं पूरे कार्यक्रम की वो पूर्ण हो चुकी है। अब सिर्फ इंतजार है जो आम कार्यकर्ता को, बीजेपी के पदाधिकारियों को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतजार है। जी सुमित। बिल्कुल, तो रायपुर तैयार है, पीएम मोदी का इंतजार है। युगल, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे कुछ खबरों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है। कांग्रेस ने 21 सवालों की एक लिस्ट, एक सूची तैयार की है। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनका स्वागत है, साथ ही उनसे कुछ ज्वलंत मुद्दों पर सवाल भी हैं। प्रधानमंत्री जी के छत्तीसगढ़ आगमन पे कांग्रेस पार्टी देश के और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पे उनसे कुछ सवाल करना चाहती है। हमने कुल 21 सवालों की लिस्टिंग की है जो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, देश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहते हैं। और ये सवाल वही हैं जिन सवालों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अनेक मंचों से चर्चा किया। प्रधानमंत्री जी इन सवालों के बारे में अपने वादों के रूप में देश की जनता से चर्चा किया था। आज उन्हीं सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती है। तो विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी का रोडमैप तैयार हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ कल शाम से लेकर आज सुबह तक मैराथन बैठकें की, जिसके बाद पार्टी के सभी नेताओं को चुनाव में जीत का मंत्र लेकर उतर जाने का निर्देश दिया गया। रायपुर पहुंचते ही कल शाम अमित शाह ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ कुछ देर तक, रात तक बैठक की और उसके बाद सुबह कोर ग्रुप के नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक कर चुनाव को लेकर पूरी तरह से जुट जाने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने साफ कर दिया है, हमें छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना है। चुनाव आने तक हर क्षेत्र की चुनाव प्रबंधन को लेकर के, चुनाव जीतने को लेकर के हर विषय की तैयारी के नाते ये बैठक थी। शुद्ध रूप से पार्टी के संगठन की बैठक थी और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी के निमित्त आए थे और हम सब लोगों को एक रोड मैप बनाने के लिए कह के रोड मैप बनना शुरू हुआ। चुनाव जीतने के दिशा निर्देश मैंने कहा कि विस्तार से चर्चा हुई है, लंबी बैठकें हुई है, रात में भी बैठक हुई, सवेरे भी बैठक हुई। बैठक का सारा असल ये है कि हम सब लोग पूरी ताकत से लगेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बैठक लेने के लिए, प्रमुख लोगों की बैठक लेने के लिए यहां पर आए थे और उनके आने से एक नए उत्साह का संचार हम सभी लोगों में हुआ है। चुनाव के प्रबंधन को लेकर के, हम चुनाव कैसे लड़ें, किन मुद्दों को लेकर के जाएं और उसका एक पूरा रोडमैप चुनाव प्रबंधन को लेकर के कल बहुत विस्तार से चर्चा हुई। सबके सुझाव भी लिए गए कि छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसकी अब विदाई हमको तय करना है और सब लोगों ने इस बात का संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इस विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ में हमको बनाना है। तो छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने लिखा, आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी, जिसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ाने के अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसके मुताबिक प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के पूरी पेंशन हासिल करने की बाध्यता 33 साल की नौकरी से घटाकर 30 साल कर दी गई है। यानी 30 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होने वाला कर्मचारी पूरी पेंशन का हकदार होगा। वहीं वीआरएस यानी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेने की अवधि भी घटा दी गई है। वीआरएस लेने की अवधि 20 साल से घटाकर 17 साल कर दी गई है। हालांकि इस कैबिनेट बैठक में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। जो शासकीय कर्मचारियों का डीए है महंगाई भत्ता का, उसको उसमें 5% की वृद्धि की गई है और शासकीय कर्मचारियों का जो पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति उसकी जो अवधि है वो 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष की गई है और अनुपूरक अनुमान 2023-24 का भी अनुमोदन किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में डीए बढ़ाने से कर्मचारी काफी खुश हैं। डीए बढ़ाने के फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत किया है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ ने इस फैसले का स्वागत किया। केंद्र के समान महंगाई भत्ता देना चाहिए, ये भी कहा। 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे, ये भी कहा। 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन हमने जो मांग पत्र 23 जून को सरकार को सौंपा हुआ है 5 बिंदु को लेकर, उसमें जो डीए है वो हम चाहते हैं कि केंद्र के समान 42% मिले और देय तिथि से मिले। ऐसे जो अन्य जो 4 मुद्दे हैं उसके संबंध में भी सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। जो हमारा आंदोलन घोषित है कल 7 जुलाई को, वो प्रदेश भर के हमारे शासकीय सेवक जो है कल अपने कार्यालय से सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन पर रहेंगे और सरकार हमारी बातों को यदि गंभीरता से नहीं लेती तो हम जो है 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी युगल तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, बड़ा फैसला सरकार का, कर्मचारियों का 5% डीए बढ़ा दिया है, लेकिन कर्मचारी संतुष्ट नजर नहीं आते। देखिए सुमित, कर्मचारी भी जान रहे हैं कि चुनावी वर्ष है और ऐसे में आंदोलन ही एकमात्र ऐसा जरिया है। हालांकि राज्य सरकार ने 5% डीए का जो ऐलान किया है उसका स्वागत कर्मचारी संगठनों ने किया है, लेकिन उन्होंने ये भी मांग की है कि जो केंद्र सरकार के समक्ष उन्हें डीए है वो दिया जाना चाहिए। मतलब उम्मीदें अभी सरकार से उन्हें और भी है और साफ तौर पर उन्हें ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी 4 सूत्री जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में वो आंदोलन पर चले जाएंगे। मतलब यही है कि सरकार एक को मनाती है तो दूसरा यहाँ पर रूठ जाता है। इसी तरह के कमोबेश हालात हैं। कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी पता है कि चुनावी वर्ष है, ऐसे में सरकार पर जितना दबाव वो डाल सकते हैं तो सरकार उनकी मांगे हैं वो पूरी कर सकती है, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन जिस तरह से आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया, कर्मचारी संगठनों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से इसका स्वागत भी किया गया, लेकिन उम्मीदें अभी और है कि वो चाहते हैं कि जो डीए है केंद्र सरकार के समक्ष दिया जाना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह के जो मांगे हैं वो मानी जाती है, पूरा भी होता है, लेकिन उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। फिलहाल आंदोलन का ऐलान किया है, लेकिन राज्य सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है और उसका फायदा जो आम कर्मचारियों को मिलेगा प्रदेश के। जी
तो फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कर्मचारियों को। बहुत धन्यवाद युगल। आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव राजभवन पहुंचे और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आभार व्यक्त कर दें, राजभवन वो आए थे और मुझे जो उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिला है उसके नोटिफिकेशन के लिए राज्यपाल महोदय ने अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री जी को भी आभार व्यक्त किया है टी.एस. सिंहदेव ने। जी, मैं आभार व्यक्त करने और धन्यवाद देने आया था। उन्होंने ये जो उप मुख्यमंत्री वाला दर्जा मिला है उसके नोटिफिकेशन के लिए अपनी सहमति दी और राजपत्र में भी प्रकाशित हो गया है। मैं आभार व्यक्त करने आया था। मुख्यमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना था, वो भिलाई 3 निकल गए, तो फोन से आदान प्रदान हो जाएगा। तो डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने राज्यपाल से महानदी विवाद के मुद्दे पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि महानदी का जल छत्तीसगढ़ से शुरू होकर ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है। नदी के पानी का 80% पानी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। इस मुद्दे पर भी राज्यपाल से उनकी बातचीत हुई। दोनों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों को मिलकर महानदी विवाद के बारे में सोचना चाहिए। दोनों राज्य अपने अपने हिसाब से हल निकालने की कोशिश करेंगे तो हल निकालना मुश्किल होगा, ये कहा है टी.एस. सिंहदेव ने। महानदी का जल छत्तीसगढ़ से एक तरह से प्रारंभ होके और ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है और जहां तक मुझे जानकारी है कि लगभग 80% जल बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। वही बात मैंने वहां रखी कि 80% जल जब बंगाल की खाड़ी में चला जा रहा है तो हमको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों के हित में सोच के काम करना होगा, तब हल निकल पाएगा। उड़ीसा के ही सोचेगा, छत्तीसगढ़ के ही सोचेगा तो हल कभी नहीं निकलेगा। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के हित के लिए भी सोचना पड़ेगा, उड़ीसा को उड़ीसा के लिए हित के लिए भी सोचना पड़ेगा और दोनों के एक दूसरे के लिए भी ध्यान में रख के चर्चा करनी होगी। तो फिर हल कौन सी बात है, हल नहीं निकल सकता और इतना पेचीदा भी नहीं है।